नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक संदेश पर। और आज हम एक ऐसी जगह आए हैं जहां पर युवाओं के लिए एक स्टार्टअप भी देखा जा सकता है। और जो युवा हैं उनके लिए होता है कि घर में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, वो पढ़ नहीं पाते, तो उनके लिए एक स्पेशल लाइब्रेरी तैयार की जाती है। गवर्नमेंट के द्वारा भी तैयार की जाती है और प्राइवेट सेक्टर्स के द्वारा भी तैयार की जाती है। तो अब हम यहाँ पर आए हैं। ये भी एक प्राइवेट लाइब्रेरी है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखकर हर्ष होगा और आपको पता चलेगा कि डिवाई में भी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं देख पाते और नहीं पढ़ने जा पाते। तो चलते हैं अंदर। अंदर एक लाइब्रेरी है जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और बच्चों की जो समस्या है, छात्रों की जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है भर्ती को लेकर। उनसे पूछते हैं कि भर्ती कब से नहीं निकली हैं, कब निकल रही हैं, कितनी भर्ती निकल चुकी हैं और कौन कौन किसकी तैयारी करता है। तो चलिए हमारे साथ अंदर हम पूछताछ करते हैं यहाँ के छात्रों से लाइब्रेरी के अंदर। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी स्टडी में लगे हुए हैं। और इधर भी रो है और इधर भी रोज़ हैं। ये लगी सारे लोग जो हैं किसी न किसी की तैयारी कर रहे हैं। इनसे जानते हैं ये किस किस की तैयारी कर रहे हैं और बच्चों को आगे आने के लिए, जैसे ट्वेल्थ के बाद बच्चे क्या क्या सब्जेक्ट ले सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो आइए हम आज आपसे मिलाते हैं कुछ लोगों से। ये भाई हैं। भाई अपना नाम बताओ। क्यों? तो आप किसकी तैयारी कर रहे हैं ये तो बता सकते हो? यूपी पुलिस। भैया यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। और ये हैं, अपना इंट्रोडक्शन दो। मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ। हाँ, थोड़ा बोलने में कतरा रहे हैं। ये इनका लेवल थोड़ा डाउन है। ये कह रहे हैं मैं बताऊंगा, इनसे पूछते हैं। तो पहले अपना नाम बताइए। लोकेश कुमार। तो आप किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं? टीचर। टीचिंग की? हाँ, यस। तो टीचिंग की प्रिपरेशन के लिए क्या क्या करना होता है? जी, बीएड कर रखी है मैंने, बीएससी या बीएड। बीएससी बीएड दोनों? हाँ, यस। तो जैसे अब आने वाला जो कल है उसमें स्टूडेंट्स 12th करते हैं, यस। इंटर पास करते हैं, तो Yes. उनके लिए क्या सब्जेक्ट सही रहेगा या क्या करना उचित रहेगा, अपने तरीके से बताएं। अच्छा, मतलब जैसे अलग अलग उसमें जाना चाहते हैं। जैसे कोई पुलिस में जाना चाहता है, कोई डिप्लोमा में जाना चाहता है, तो उसके लिए मतलब पॉलिटेक्निक। वो तो डिप्लोमा या और चीज़ें वो अलग हो गई, लेकिन अपने बीएड के लिए क्या करें? वो बीएड के लिए मतलब जैसे आरआर साइड से जिसने इंटर किया वो बीए करेगा, जिसने पीसीएम से इंटर किया वो बीएससी करेगा। अच्छा, यू कैन टेल मी व्हाट इज द स्कोप ऑफ बीएड? यस। व्हाट इज द स्कोप ऑफ बीएड? मतलब स्कोप क्या है बीएड का? यदि कोई व्यक्ति बीएड करता है तो बीएड करने के फ़ायदे क्या हैं? क्या इससे गवर्नमेंट जॉब लग सकती है? क्यों नहीं लग तो सकती किस है? प्रकार से लग सकती है? मतलब क्या क्या उसकी प्रोसेस है? अच्छा, पहले टेट देना पड़ता है। अच्छा, यूपी टेट, फिर सुपर टेट, उसके बाद हो जाता है सिलेक्शन। तो ये तीन टेस्ट देने पड़ते Yes. हैं, यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट। तो इन्होंने एक अच्छी जानकारी दी है कि जो भी अभ्यर्थी हैं और जो छात्र हैं 12th के बाद बीएससी के बाद बीएड भी कर सकते हैं। बीएससी के बाद ही हो सकता है या और किसी भी सब्जेक्ट से? ना, बीए हो जाए, बीए के साथ भी बीएड हो सकता है। तो ये अच्छी जानकारी थी। यदि आपको करियर गाइडेंस नहीं मिल रहा है तो इस हमारे माध्यम से आपको करियर गाइडेंस भी मिलेगा। तो जानते हैं और लोगों से। ये हैं, गिव मी योर इंट्रोडक्शन। मेरा नाम ललित है भाई। थोड़ी तेज़ बोलो। ललित नाम है मेरा। तो किसकी प्रिपरेशन कर रहे हो? मैं लेखपाल की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो लेखपाल के लिए तो शायद पैट दिया जाता है। हाँ, पैट क्लियर कर रहा था, उसके बाद ही कर रहा हूँ। तो पैट में क्वालिफाई हो गए थे? हाँ, क्वालिफाई हो गया। कितने मार्क्स प्राप्त किए थे? मेरे थे 65 के समथिंग मार्क्स थे, 65 पॉइंट कुछ। अच्छा, एक बात निकल कर आ रही है कि सरकार भर्तियां नहीं निकाल रही है, क्या ये सत्य है? भर्तियाँ, ये बात सत्य भी है, भर्तियाँ नहीं निकाली, लेकिन एक ये भी बात है, अगर भर्तियाँ जो आ भी जाती हैं फिर जिनके कम नंबर आते हैं वो कोर्ट भाग जाते हैं, तो उसकी वजह से वो भर्ती और लेट हो जाती है। तो जैसे पेपर लीक्स होते हैं
तो उनसे भी कहीं ना कहीं छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पेपर लीक होते हैं, बात सही है, लेकिन जो जिन्होंने मेहनत करी है, जिनके नंबर आ गए हैं, पेपर तो लीक होने वाले ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10% बच्चे होते हैं, लेकिन 90% जो बच्चे उसमें आ गए हैं तो उनके साथ भी तो गलत होता है। तो इसकी जांच सही से करे सरकार और पहले से सारी सुविधा बना के रखे। अच्छा, ये जो क्लास चल रही है कौन से सर हैं? यहाँ पे विवेक सर हैं एग्जामपुर के। एग्जामपुर से। ये तो तुमने सब्सक्रिप्शन ले रखा है इसका? सब्सक्रिप्शन ले रखा है। ये भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और लेखपाल बनना चाह रहे हैं। आशा करते हैं लेखपाल बने। और हमारे और भी लोगों से बात करते हैं। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम जितेंद्र कुमार, वर्तमान समय में मैं यूपीएससी प्रिपरेशन की तैयारी कर रहा हूँ। तो यूपीएससी के लिए तो बहुत पढ़ता होगा आपको? हाँ, रहता है इतना, क्योंकि आप लगातार 6-7 घंटे देंगे पर डे, लगभग 1 से 1.5 साल तक। तो अभी शायद अभी एग्ज़ाम हुआ था यूपीएससी का? हाँ, वर्तमान समय तो मैंने दिया नहीं है, बट नेक्स्ट टाइम मेरा 2023 का टारगेट रहा है। अच्छा। तो उसके लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो यूपीएससी के लिए क्या क्या प्रोसेस होती है? और जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो मिसगाइडिंग होते हैं, उनको ये पता नहीं चल पाता कि वो 12th के बाद क्या करें। तो आप उनको गाइड करने के लिए क्या कहेंगे? नहीं, जैसा कि क्या है कि यूपीएससी जो है 3 फेजेज में होता है। फर्स्ट टाइम में प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। उसके बाद क्या है कि जैसे आप इसकी बात कर रहे हैं कि 12th के बाद मिसगाइड हो जाते हैं, जैसे कि उसमें वो ग्रेजुएशन होता है, जो मेन पर्पज़ है उसका एजुकेशन का, जो बाउंड्री लाइन है उसकी बेसिक लाइन, जो ग्रेजुएशन है उसका, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बाकी आपका इंटरेस्ट का होता है कि आप बीटेक करना चाहते हैं या मेडिकल में जाना चाहते हैं या ग्रेजुएशन में आर्ट्स से करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा आपको जो जीएस होता है वो पढ़ना पड़ेगा ही। अब इंटरेस्ट कैसा हो जाए, जैसे क्या है कि उसमें एक ऑप्शनल भी लेना पड़ता है आपको। अब उसमें 40 सब्जेक्ट ऑप्शनल के लिखे हुए हैं, जो आपको उचित लगता है, जिसमें आप अच्छी कमांड रखते हैं, वो सारी चीज़ों को पढ़ के आप कर सकते हैं। तो यूपीएससी में कितने सब्जेक्ट हैं? जैसे मैं बताया आपको, जैसे ऑप्शनल में 40 के लगभग रहते हैं, उसमें से एक चुनना होता है आपको। अच्छा। और प्रीलिम्स वगैरह में जीएस सारा पढ़ना होता है। जैसे मेन सब्जेक्ट आप देखेंगे हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, और करंट अफेयर आपको साथ साथ पढ़ना पड़ता है, आईआर है, वो कई सारे सब्जेक्ट आपको देखने पड़ेंगे। ऐसे ही मेंस में 4 पेपर होते हैं, GS1, GS2, GS3 के नाम से, GS4 के नाम से। तो उनका आप देखेंगे अलग मैटर है, तो उसके हिसाब से आपको अलग से पढ़ना पड़ता है, वो सारी चीज़ें रहती हैं। तो ब्रॉड सिलेबस होता है, उसको समझने के लिए भी समय चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि 1-2 मिनट में ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो उसके लिए ये कि आप और मीडियम डिसाइड कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। अभी जो यूपीएससी का रिजल्ट आया था उसमें रवि कुमार सिहाग, जो कि हिंदी माध्यम से थे, उन्होंने बहुत अच्छी रैंक प्राप्त की, शायद 18वीं रैंक थी। तो आप हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये है कि मीडियम ज़्यादा मतलब रखता है कि आप किस मीडियम से हैं। जैसे कि आप देखेंगे हर साल इंग्लिश मीडियम का रिज़ल्ट बेटर क्या रहता है, अधिकतर रहता है, और हिंदी मीडियम का कम से कम रहता है। कि इसमें क्या है कि कई सारे बैरियर होते हैं, प्रीलिम्स में अलग देखने को मिलता है, मेंस में अलग देखने को मिलता है, और फिर आपका नॉलेज भी डिपेंड करता है कि आप कैसा एक्सप्रेस कर पा रहे हैं चीज़ों को। तो वो आप जिसमें आपकी कमांड बेहतर रहेगी, मैं ये नहीं कहूँगा कि इंग्लिश वाले इंग्लिश बेटर रहेंगे, जिसमें आपकी जिस मीडियम में कमांड बेहतर रहती है उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ये है कि इस लाइब्रेरी में आपको कोई समस्या का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है, जैसे शोर हुआ या मतलब अलग कोई चीज़ हुई जो आपको प्रॉब्लम में करती हो? ये छोटी समस्या, उनका क्या है कि आप छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा समझेंगे तो आप फंस जाएंगे। अब थोड़ा सा उसको मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा है लाइब्रेरी का? हाँ, वैसे काफ़ी बेटर है। कोई चीज़ डिस्टर्ब होता है तो उसका समाधान निकलता है, और हर कोई भी परेशानी उसका समाधान तो है ही। तो ये थे जितेंद्र जी, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई। यदि आप यूपीएससी के लिए जाते हैं तो हमारी वीडियो के माध्यम से आप करियर गाइडेंस ले सकते हैं। जितेंद्र भाई हैं, अभी तैयारी में लगे पड़े हैं, और हम आशा करते हैं कि अपने सफल हों अपने कार्य में। और यहाँ से डिवाइस से अभी तक कोई यूपीएससी से कोई व्यक्ति या स्टूडेंट निकला नहीं है जो आईएएस लेवल तक पहुँचा हो। आईआरएस तो बन भी गए हैं ग्रामीण क्षेत्र के, लेकिन आईएएस तक अभी नहीं पहुँच पाया है। हम आशा करते हैं कि जितेंद्र भाई जब भी आएँ डिवाइस तो आईएएस बन के ही आएँ, हमारी ये आशा है, शुभकामनाएँ हैं। और भी यहाँ पर मैम हैं, इनसे जानते हैं। एक्सक्यूज़ मी मैम, फर्स्टली यू कैन गिव मी योर इंट्रोडक्शन।
मेरा नाम पूजा सिंह है और मैं यहाँ पर मतलब सिविल सर्विस मतलब उसकी एसएससी की तैयारी कर रही हूँ। एसएससी की तैयारी कर रही हैं आप, प्रिपरेशन कर रही हैं। तो एसएससी के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, क्या क्या करना चाहिए, व्हाट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ एसएससी सिलेबस? सबसे पहले तो आपको फोकस होना चाहिए कि आपको रियली में करना क्या है और किस चीज़ की तैयारी करनी है, क्योंकि हर चीज़ का सिलेबस अलग है। लेकिन हाँ, वही जनरल नॉलेज आएगी, मैथ आती है और तुम्हारा रीजनिंग और मतलब उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं, तो उसका सारा आपको अच्छा, एसएससी में भी 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट एसएससी सीजीएल हाँ और एक एसएचएसएल, हाँ, सीएचएसएल उसमें सॉरी। आता है। तो आप सीजीएल की कर रही हैं या सीएचएसएल की? एक्चुअली मेरा ऐसा क्लियर कुछ नहीं है मेरा ये है कि हो जाए सब में तो सब ठीक है, इसलिए बस सबका सेम ही होता है। अच्छा, जैसे कि बहुत सारे युवाओं का धरना भी, प्रदर्शन भी चलता है, पेपर्स लीक हो जाते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि पेपर लीक्स होते हैं तो उसमें छात्रों के भविष्य के साथ, फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्या बहुत कर रहे बड़ा हैं? खिलवाड़ हो रहा है इसमें। तो सबसे पहले तो भर्ती ही नहीं निकलती है, मुश्किल से भर्ती निकलती है, उसके बाद भी ऐसे मतलब हो जाता है, फिर वो और लंबा खिंच जाता है। तो मतलब एक तरीके से एज लिमिट भी होती है इसमें, तो उसमें भी उनको कोई रिलैक्सेशन तो मिलता नहीं है, तो मेरे ख्याल से तो हो रहा है। तो एसएससी का आइडिया आपके दिमाग में कहाँ से आया? क्या आप जनसेवा के लिए तत्पर रहेंगी? हाँ ज़रूर, तभी तो हम यहाँ पे आए हैं करने की तैयारी। तो अच्छा, 12th के बाद, अच्छा आप ये बताइए, आपने सीबीएसई बोर्ड से किया था या हिंदी में? सीबीएसई बोर्ड से किया था मैंने। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनकी वीकनेस इंग्लिश होती है, अकॉर्डिंग टू यू। पहले हम इनको छोड़कर चले गए थे, लेकिन अब बात करते हैं इनसे। सर, अपना नाम बताइए पहले। जी, मेरा नाम है दिनेश कुमार। दिनेश कुमार, तो आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं? मैं कर रहा हूँ रेलवे की। रेलवे की? तो रेलवे के लिए भी पैट वैट देना पड़ता है क्या? जी नहीं, पैट तो सिर्फ यूपी के लिए होता है। अच्छा, ये एक जानकारी आपके लिए दे रहे हैं कि पैट सिर्फ यूपी के लिए है, रेलवे जो है सेंट्रल जॉब होती है। तो कहाँ तक पहुँची आपकी तैयारी? जी, मेरा रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम होने वाला है अभी। जी। तो जो 12th के स्टूडेंट हैं वो भ्रमित रहते हैं कि हम कौन कौन से सब्जेक्ट लें, आगे क्या करें और क्या क्या उन्हें करना चाहिए। कि हम, जैसे किसी ने बायो ले ली, उसका इंटरेस्ट नहीं था बायो में, किसी ने मैथ ले ली, इंटरेस्ट नहीं था, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो उसी में आगे बढ़ें, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के तो आप उसमें आगे बढ़ नहीं पाएंगे। अब देखो, स्टडी को लेकर हुआ, ये तो स्टडी की बात हो गई। अब किसी का इंटरेस्ट सिंगिंग में है, खेल में है, या और किसी भी अन्य चीज़ में है, तो वो पढ़ाई से हटकर भी उनमें करियर बना सकते हैं। जी बिल्कुल बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। बिल्कुल। तो थैंक यू, ये थे दिनेश जी, इन्होंने भी बहुत अच्छी चीज़ें बताई, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। और भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, ये हैं। फर्स्टली मैं इनका इंट्रो लेता हूँ कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिव्यम शर्मा है। कैमरामैन से कहूँगा कि इधर आके थोड़ा सा वो करें। क्या नाम है आपका? दिव्यम दिव्यम शर्मा। शर्मा जी। इसकी तैयारी कर रहे हो? मैं अपने सुपर टेट की तैयारी कर रहा हूँ। सुपर टेट की? अच्छा, सुपर टेट के लिए यूपी टेट क्लियर करना होता है जी, आवश्यक है। और एक और वो होता है सी टेट।
वो भी क्लियर करना होता है, आपके दोनों क्लियर हैं? हाँ, दोनों क्लियर हैं। अब सुपर टेट की तैयारी चल रही है, कितने सब्जेक्ट होते हैं इसमें? इसमें टोटल 14 सब्जेक्ट होते हैं। हर सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा आपको नॉलेज होना ज़रूरी होता है, जिसके लिए आप सुपर टेट क्वालिफाई कर पाएँ। सुपर टेट के बाद आप टीचर बन जाओगे? यस। तो किसके, प्राइमरी या हायर सेकेंडरी या और भी ऊपर वाले? चूँकि मैंने डीएलएड किया है तो हमारा प्राइमरी लेवल ही बनता है। अच्छा। और सुपर टेट अभी प्राइमरी लेवल के लिए ही है। अच्छा, डीएलएड करने वालों के लिए प्राइमरी में ही नौकरी मिलती है बस? प्राइमरी और आपका 8th तक ही ऑप्शन आपके लिए क्लियर रहते हैं। और जो बीएड करे हुए होते हैं उनके लिए काफ़ी मतलब टीजीटी भी है, पीजीटी भी है, वो काफ़ी आगे तक जा सकते हैं। तो ये थे दिव्यम शर्मा जी, वो निकल के आया। ये हैं, इनका इंट्रो लेते हैं हम। क्या नाम है भैया आपका? रोहित भारद्वाज। रोहित भारद्वाज जी। तो आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं? अभी तो मैं रेलवे की कर रहा हूँ। मेरा CVT 2 का एग्ज़ाम है, लेवल 2, 3 और 5 का। और इसके बाद जब नहीं होता है तो फिर टीचिंग का, सुपर टेट का आगे। तो अब अभी ये बता रहे थे कि इनका कोई एग्ज़ाम निकल गया है, तो कौन सा एग्ज़ाम निकला है आपका अभी? मेरा लेवल 6 निकला है, जो इसका रेलवे का स्टेशन मास्टर वाला जो था लेवल 6 उसका निकला है। और इसके बाद साइको बचा है उसमें, तो उसके बाद ज्वाइनिंग है सीधी? हाँ, साइको के बाद सीधी ज्वाइनिंग है। तो आप पे कौन कौन से सब्जेक्ट थे, आपने क्या किया था डिग्री के लिए? डिग्री के लिए तो कुछ थोड़ा हटके है, और ऐसा था नहीं कि पहले डिसाइड नहीं किया था कि ऐसा ही करना है। मैंने बीटेक किया हुआ है, फिर प्राइवेट जॉब भी करी थी, उसके बाद फिर डिसाइड करा कि गवर्नमेंट जॉब थोड़ा बेटर रहेगी, थोड़ा स्टेबिलिटी के लिए। अच्छा, आप जैसे कि टेक्निकल फील्ड से हैं, जब आपने बीटेक किया था तो आप टेक्निकल फील्ड में क्यों नहीं गए? एक्चुअली क्या था कि मेरा थोड़ा घर वालों का था कि टेक्निकल फील्ड में जाना चाहिए, लेकिन मेरा था नहीं पहले से ही। तो उनका था, उनको लग रहा था कि हो सकता है, मैंने करा उनके पसंद का और जॉब भी की। जब मुझे सही नहीं लगा तो फिर मुझे लग रहा कि गवर्नमेंट जॉब शायद ज़्यादा बेटर रहेगी, तो इसलिए मैंने डिसाइड करा था। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जो बीटेक किए होते हैं वो इस लाइन में आकर, ये जो सर्विसेज वाली लाइन है, इसमें आकर बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं जो इसकी तैयारी करते हैं सर्विसेज की, बीए बीएससी वाले, वो ये कहते हैं कि बीटेक वालों ने आके कंपटीशन बढ़ा दिया है। तो क्या ये इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, सच्चाई तो थोड़ी बहुत है इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन क्या है कि ऑप्शंस नहीं है। बात बोलूँगा तो बहुत सारी बात हो जाएंगी। पॉपुलेशन इतनी है, गवर्नमेंट जॉब भी लिमिटेड हैं, प्राइवेट जॉब्स भी लिमिटेड है। तो PhD वाला भी एक ग्रुप डी की जॉब में अप्लाई कर रहा है, तो आप समझ सकते हो बेरोज़गारी का कुछ ऐसा ही है। और मैं ये बोलूँगा कि टेक्निकल जॉब को मेरे ख्याल से नहीं छोड़ के एक प्रॉपर अगर बीटेक कर रहे हो तो शायद उसी में करियर बनाओ तो बेटर रहेगा। तो इनका ये मानना है कि यदि यहाँ पर स्टूडेंट्स थे। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो लाइब्रेरी है, केडी लाइब्रेरी, इसमें आपको कोई समस्या तो नहीं है? कुछ समस्या नहीं है जी। अच्छा पढ़ने में लगता है, यहाँ पर अच्छा मन लगता है? अच्छा मन लगता है। कोई शोर शराबा या कोई अप्रिय घटना कोई ऐसी लगता हो आपको कि जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, ऐसी कोई चीज़? नहीं, कोई चीज़ नहीं है जी, बिल्कुल शांत पढ़ते हैं जी सब लोग। तो आप देख सकते हैं कि इस लाइब्रेरी में काफ़ी अच्छा शांतिपूर्ण माहौल है। और यहाँ पर एक चीज़ और मैंने देखी है कि आप देखेंगे, ये यहाँ के ओनर हैं, इनके ओनर से हम थोड़ी बात करते हैं बैठ के। सर, क्या नाम है आपका? सूरज कुमार। सूरज कुमार, तो आपने एजुकेशन में क्या कर रखा है? जी, डिप्लोमा। डिप्लोमा। तो एक तरीके का ये स्टार्टअप है, बिजनेस स्टार्टअप है लाइब्रेरी का। तो आपके माइंड में ये कैसे आया कि मुझे लाइब्रेरी खोलनी चाहिए? क्या कारण था ऐसा? देखो, कारण ऐसे ये था कि हम लोग बाहर पढ़ाई कर रहे थे, तो हमें भी क्या उन चीज़ों की सुविधा नहीं मिल पाई जो आजकल बच्चों को चाहिए था। तो इस तरीके का देखने के बाद में क्या हमारे डिवाइस में ऐसी कोई मतलब बच्चों के लिए सुविधा नहीं थी जिससे अच्छे मतलब बच्चों को फ्री मिल सके, एक माहौल मिल सके और अपना बच्चा आगे बढ़ सके। तो यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं आपने मुहैया करा रखी हैं? जी, हमने यहाँ पे क्या है, बच्चों के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट बन दे रखा है। AC वगैरह, मतलब बच्चों को कोई गर्मी वगैरह नहीं होनी चाहिए। बाकी RO का पानी भी है, वाईफाई भी सब कुछ दे रखा है। बच्चों को मतलब कोई इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो सब कुछ प्रोवाइड करवा रखा है। जैसे कि
सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये वाला उनका एक स्लोगन है। तो क्या आप भी इससे सहमत हैं? और आपने यहाँ पर जो लाइब्रेरी है, हमारे गांव देहात से जो लड़कियाँ आती हैं, तो उनके लिए आपने कुछ सुविधा दे रखी है अपनी लाइब्रेरी में? हाँ जी, हमने बॉयज़ की जो फ़ीस है वो 600 रुपये कर रखी है, जो गर्ल्स की फ़ीस है वो 450 रुपये कर रखी है। तो हमने 150 रुपये का लड़कियों की फ़ीस मतलब उसको रिडक्शन कर रखा है, क्योंकि ये चीज़ है कि देखो हमारे यहाँ क्या होता है कि लड़कियों के थोड़ा वो इस तरीके की दिक्कत परेशानी होती है, इस तरीके से क्या है उनको फ़ीस थोड़ा कम कर रखी है हमने। तो चलिए, ये तो ठीक है कि जो देने लायक होगा 450 रुपये या 600 रुपये जो देने लायक होगा वो दे देगा। अब बात आती है कि कोई निर्धन कन्या है या कोई अच्छा पढ़ने वाला है, उसके पास पैसे की कमी और वो यहाँ पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए भी कोई सुविधा है? हाँ जी बिल्कुल, अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जो मतलब अच्छे वो है मतलब थोड़ा गरीब परिवार से है और वो कहता है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो हमने उनके लिए सीट मतलब 2 सीटें क्या है वो अवेलेबल कर रखी हैं। तो अपना बच्चा आएगा पढ़ेगा निःशुल्क, मतलब उनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। तो ये थे यहाँ के ओनर इंजीनियर सूरज राजपूत। डिप्लोमा आपने पॉलिटेक्निक का किया था, इंजीनियर सूरज राजपूत। तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर वर्क किया। ये बाहर पढ़ने गए, इन्होंने देखा कि हमारे जैसे डिवाई क्षेत्र है, इसमें ज़्यादातर सुविधाएं शिक्षा के लिए नहीं हैं। हालांकि ये एक तरीके का बिजनेस स्टार्टअप है, लेकिन अगर बिजनेस स्टार्टअप शिक्षा के क्षेत्र में होगा तो यहाँ के युवाओं को मौका मिलेगा कि वो और आगे बढ़ें, नई नई जॉब प्राप्त करें, रेलवे में जाएं, यूपीएससी की तैयारी करें। उनके लिए एक एनवायरनमेंट पैदा किया है इन्होंने, जो कि मैंने छात्रों से भी पूछा, उन्हें कोई समस्या नहीं है किसी भी प्रकार की। एक अच्छी सोच है, अपना बिजनेस स्टार्टअप भी है और अपना परिवार का पालन पोषण भी इससे कर सकते हैं। और जो इन्होंने बताई अच्छी बात ये लगी कि एक प्राइवेट व्यक्ति होकर भी इन्होंने 2 सीटें रिज़र्व रख रखी हैं। यदि कोई निर्धन व्यक्ति आता है या छात्र आता है उसके लिए, या छात्रा आती है उसके लिए 2 सीटें रिज़र्व हैं, जिनके लिए कि निःशुल्क यहाँ पर रखा जाएगा। और आपने देखा ही होगा कि एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा कि पूरी लाइब्रेरी का एक बार दृश्य दिखा दें। तो आपने देखा होगा कि काफ़ी अच्छा माहौल है लाइब्रेरी का, कोई आवाज़ तक नहीं करता यहाँ पर और किसी को कोई परेशानी भी नहीं है। तो इसी के साथ देखते रहिए हमारा चैनल एक संदेश, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए यदि वीडियो अच्छी लगती है तो। थैंक यू।